हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। रिफ्लेक्शन एक कंपाउंड स्लैब में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक सिंपल सा स्लैब में एक सिंपल सा मान लो एक ग्लास का स्लैब है, ग्लास का टुकड़ा है, उसके अंदर से रिफ्लेक्शन कैसे होगा ये हमें जानना पड़ेगा। तो पहले ये हमें पता है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। मान लो एक ग्लास का टुकड़ा है, ग्लास के टुकड़े या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्लास स्लैब। ये एक मान लो ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये एक ग्लास स्लैब है। तो इसके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होगा ये हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब है, जब इसमें एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, मान लो ये यार में है, तो यहाँ पे प्लेस किया गया है एक ग्लास स्लैब, ठीक है। तो बाहर यार है, ये एक ग्लास स्लैब है, तो इसके थ्रू रिफ्लेक्शन होगा। तो एक रे ऑफ लाइट आएगा, तो रे ऑफ लाइट की ये डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसकी ओरिजिनल डायरेक्शन मान लो ऐसे था, ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे था, तो इसकी डायरेक्शन ये चेंज करेगा, ठीक है। ओरिजिनल डायरेक्शन पे नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उस रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, ये चेंज हुआ। तो क्या होता है, ये पहले रिफ्लेक्शन हुआ ग्लास के थ्रू। अब जब ये रे ऑफ लाइट पहले यार टू ग्लास आया, ग्लास से जब यार में फिर बाहर जाएगा, ये कैसे कैसे हुआ, ये पहले यार में था रे ऑफ लाइट, अब आया ग्लास पे, ठीक है, ग्लास के थ्रू ये फ्लो हो रहा है, रे ऑफ लाइट ये ग्लास के थ्रू जा रहा है। अब आफ्टर ग्लास खत्म हुआ है, यहाँ पे ग्लास हुआ खत्म, अब इस रे ऑफ लाइट को बाहर निकलना है, बाहर निकलेगा ये रे ऑफ लाइट, कैसे बाहर निकलेगा, अब बाहर जब निकलेगा उसकी दोबारा से उसकी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, दोबारा से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, इस रे ऑफ लाइट की इंसिडेंट डायरेक्शन जैसी ही थी, अब उस रे ऑफ लाइट की इंसिडेंट डायरेक्शन जैसी थी, उस इंसिडेंट रे की पैरेलली ये आफ्टर ग्लास के थ्रू रिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये बाहर निकलेगा, उस इंसिडेंट रे की पैरेलल होके ये निकलेगा, ठीक है। तो समझ लो दोबारा से, तो ये रे ऑफ लाइट मान लो पहले इंसिडेंट हुआ ग्लास में, ये इंसिडेंट हुआ ग्लास में, तो इंसिडेंट होने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। ग्लास से जब ये बाहर निकलेगा, ग्लास से जब दोबारा ये बाहर निकलेगा, बाहर निकल के कहाँ पे आया, ये आया यार पे, तो यार पे जब आएगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये जो रे ऑफ लाइट होगा, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। तो जब एक रे ऑफ लाइट किसी भी स्लैब में एंटर होता है, किसी भी स्लैब में इंसिडेंट होता है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है, आफ्टर इमर्ज होने के बाद, बाहर निकलने को हम इमर्जेंस बोलते हैं, तो इमर्ज होने के बाद ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की पैरेलल बन जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये आपने अगर समझ लिया तो आप रिफ्लेक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये एक सिंपल सा स्लैब था, सिर्फ और सिर्फ ग्लास का। अब कंपाउंड स्लैब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ग्लास था, एक ही मटेरियल था, एक ही मीडियम था। तो कंपाउंड स्लैब में क्या होता है, एक से ज्यादा अगर मीडियम हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लास था। अब मान लो ग्लास के साथ साथ हम एक और मीडियम ले आते हैं, मान लो यहाँ पे एक वाटर मीडियम है या फिर कोई और मीडियम है, तो दो मीडियम एक के साथ दूसरा भी मीडियम आ गया, तो इसको हम बोलेंगे एक कंपाउंड स्लैब, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब कैसे होता है, रिफ्लेक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब, ठीक है। तो शुरू करते हैं उसको। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंपाउंड स्लैब ड्रॉ करेंगे, करते हैं। ये उसका मान लो उसमें दो मीडियम से, इसमें मान लो दो मीडियम से, ठीक है। तो बाहर मान लो मीडियम है ए, यहाँ पे इस टुकड़े का मीडियम मान लो है बी और इसका मीडियम है मान लो सी। अब इन दोनों के बाहर यहाँ पे भी क्या मीडियम होगा, यहाँ पे भी मीडियम होगा ए। तो ये ग्लास स्लैब, ये ग्लास के जो कंपाउंड स्लैब, ये कंपाउंड स्लैब कौन से मीडियम से बना हुआ है, ये कंपाउंड स्लैब दो मीडियम से बना हुआ है, बी और सी, और इसको कहाँ रखा गया है, एक और मीडियम पे रखा गया है,
जो कि है मीडियम यार, ठीक है। ये कंपाउंड स्लैब को मीडियम यार या फिर ए भी कह सकते हो, मीडियम ए में इसको रखा गया है, ठीक है। तो जब एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, तो जब एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, और थोड़ा सा ऑब्लिकली लिखते हैं, तो मान लो एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे इस रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे था, तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। क्यों? यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, इसलिए रिफ्लेक्शन होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आई था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मान लो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R1, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लो R1 है। अब दोबारा से देख लो, दोबारा से यहाँ पे आने के बाद ये एक बी मीडियम है, ये एक सी मीडियम है, यहाँ पे भी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पे भी उसकी डायरेक्शन की चेंज होगी। ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था, ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे था, मान लो इसका डायरेक्शन चेंज होके ऐसे चला गया, इसकी डायरेक्शन चेंज होके ये ऐसे चला गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम है। तो अब ये एंगल क्या होगा, इसकी सेकंड मीडियम में इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों, तो इसका मतलब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये भी R1 ये भी R1। तो सेकंड मीडियम पे इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगी R1। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नाम दे देते हैं हम R2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको R2, ठीक है, इसको नाम दे दो R2, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये रे ऑफ लाइट इमर्ज होगा, ठीक है, इसके बाद ये रे ऑफ लाइट इमर्ज होगा, तो इमर्ज होगा, तो इमर्ज होके क्या बनेगा, इमर्ज होना मतलब बाहर निकलना, तो ये रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगा। इमर्ज होने के बाद ये रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, तो हमें पता है हमेशा इमर्ज होने के बाद ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की पैरेलल बन जाएगी, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की पैरेलल ये बन गया, अगर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की पैरेलल बन गया, तो ये एंगल अगर आई था तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी हो जाएगा आई, क्योंकि ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है, तो ये एंगल भी बन जाएगा आई। तो ये एंगल क्या बनेगा, ये ऊपर का एंगल, ये R2 है, तो इसका मतलब ये एंगल भी बन जाएगा R2, ठीक है। ये दोनों एंगल बन गए R2, ये दोनों एंगल बन गए R1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था I, और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बन जाएगा क्या, I, ठीक है। अब पहले रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ आया, पहले रे ऑफ लाइट आया A to B, ठीक है, A से B तक गया। अब दोबारा से रे ऑफ लाइट कहाँ गया, B to C गया रे ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट क्या हुआ, रे ऑफ लाइट गया C to A, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ही केसेस में रिफ्रैक्शन को निकालेंगे, तीनों ही केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हुआ ये हम निकालेंगे सबसे पहले। तो मान लो इन तीनों ही केसेस में ये रे ऑफ लाइट शुरू हुआ, मान लो यहाँ पे S से शुरू हुआ सोर्स, ये पॉइंट को ले लो हुआ A, इस पॉइंट को नाम दे दो B, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुआ, इस पॉइंट को नाम दे दो C, और ये जो है इमर्जेंट रे इसको नाम दे दो I, CI है अपना इमर्जेंट रे, SA है अपना इंसिडेंट रे, और AB ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे BC है। तो इन फर्स्ट केस जब A पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, पॉइंट A पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मीडियम A से मीडियम B तक जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम म्यू A to B इक्वल टू बन जाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बन जाएगा क्या, साइन I बाय साइन R1, ये बन जाएगा क्या, साइन I बाय साइन R1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये रे ऑफ लाइट मीडियम B टू मीडियम C गया, तो ये रे ऑफ लाइट जब मीडियम B टू मीडियम C जाएगा, तो मीडियम B टू C इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो,
मीडियम बी टू सी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मीडियम बी टू सी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है R1 है, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है R2 है, तो साइन R1 बाय साइन R2, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका, साइन R1 बाय साइन R2, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये रे ऑफ लाइट A टू B आ गया, B टू C आ गया, अब C टू A दोबारा इमर्ज होने के साथ साथ ये C टू A जाएगा, तो C से A तक जाएगा, तो तब हम क्या लिख सकते हैं, मीडियम फ्रॉम मीडियम C टू A, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम मीडियम C टू A, उस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनता है, इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है R2, तो ये बन जाएगा साइन R2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पे I, साइन R2 बाई साइन I, ये तीन इक्वेशन बन गए। जब कोई रे ऑफ लाइट मीडियम A टू B जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, रे ऑफ लाइट जब मीडियम B टू C जाएगा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब मीडियम रे C टू A जाएगा मतलब इमर्ज होगा जब ये रे, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बन जाएगा। अब हम अगर इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें, अब हम अगर इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा म्यू A टू B इंटू म्यू B टू C इंटू म्यू C टू A, तब क्या बनेगा, तो इसके LHS को मल्टीप्लाई कर दिया, RHS को मल्टीप्लाई करो, साइन I बाई साइन R1 इंटू साइन R1 बाई साइन R2, साइन R1 बाई साइन R2 इंटू साइन R2 बाई साइन R2 बाई साइन I, ठीक है, साइन R2 बाई साइन I, अब साइन I कैंसिल, साइन R2 कैंसिल, साइन R1 कैंसिल, तो राइट साइड क्या बन गया, राइट साइड बन गया 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू A टू B इंटू म्यू B टू C इंटू म्यू C टू A इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज म्यू A टू B इंटू म्यू B टू C इक्वल टू 1 बाई म्यू C टू A, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है म्यू A टू B इंटू म्यू B टू C इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू C टू A। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करें तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है अगर म्यू A टू B फ्रॉम A टू B रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई म्यू B टू A, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी म्यू A टू B इक्वल टू 1 बाई म्यू B टू C, तो यहाँ पे 1 बाई म्यू C टू A को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई म्यू C टू A को हम लिख सकते हैं म्यू A टू B इंटू म्यू B टू C इक्वल टू 1 बाई म्यू C टू A को हम लिख सकते हैं म्यू A टू C। अब ये बन गया कंडीशन ऑफ ए कंपाउंड स्लैब, ये बन गया अपना रिलेशन, एक कंपाउंड स्लैब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होता है उसका रिलेशन ये बन गया, तो म्यू A टू B इंटू म्यू B टू C इज इक्वल टू म्यू A टू C, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इसको इस फॉर्मूले को निकालने की क्या जरूरत थी, इस फॉर्मूले को निकालने की क्या जरूरत थी, जरूरत ये थी कि आप इजीली किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इजीली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, आपको पता है ये है 3/2, ठीक है, ये है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू वाटर ये आपको पता है ये है 4/3, ठीक है। अब आपको निकालना है, मान लो आपको देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास ये आपको निकालनी है। ये आप कैसे निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास आप कैसे निकालोगे, इजीली निकाल सकते हो, कैसे,
देखते हैं कैसे निकालोगे। तो इसको डाल दो यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम म्यू वाटर टू ग्लास। तो वाटर टू ग्लास देखिए ए टू सी कैसे निकला था, ए टू सी कैसे निकला था, ए टू बी इंटू बी टू सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम ए टू बी इंटू बी टू सी। बीच में एक आया वो चला गया, बीच में ये जो बी था वो चला गया, सिर्फ और सिर्फ रह गया ए टू सी। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मीडियम है, एयर टू ग्लास, एयर ग्लास और वाटर, एयर ग्लास और वाटर तीन मीडियम है। हमें निकालना क्या है, वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू वाटर टू एयर इंटू म्यू एयर टू ग्लास, ये लिख सकते हैं क्या। म्यू वाटर टू ग्लास को हम ये लिख सकते हैं, म्यू वाटर टू एयर इंटू एयर टू ग्लास। यहाँ पे देखो म्यू ए टू से सी क्या था, म्यू ए टू बी इंटू म्यू बी टू सी। तो इसको भी लिख सकते हो, म्यू वाटर टू ग्लास इक्वल टू म्यू वाटर टू एयर इंटू एयर टू ग्लास। ये बीच वाला चला जाएगा, चल के निकल के आ जाएगा कि क्या, म्यू वाटर टू ग्लास। तो अब ये निकालने के लिए अब देखो वाटर टू एयर है क्या तुम्हारे पास, नहीं तुम्हारे पास एयर टू वाटर है, एयर टू वाटर है। तो एयर टू वाटर पता है, तो वाटर टू एयर कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करके। तो वाटर टू एयर को हम लिख सकते हैं म्यू 1/म्यू एयर टू वाटर, ये लिख सकते हो, इनटू एयर टू ग्लास तुम्हें पता है, एयर टू ग्लास। तो 1/एयर टू वाटर क्या है फॉर्मूला, 1/4/3 इंटू एयर टू ग्लास क्या फॉर्मूला है, 3/2। तो इसको निकाल लो, कैसे निकलोगे, ये 3/4 इंटू 3/2 ये बन जाएगा 9/8। तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास बन जाएगा क्या, 9/8। तो ऐसे हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब, कंपाउंड स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसका रिलेशन ये था। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम नेक्स्ट निकालेंगे लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट। टाइम कितना हुआ, लेटरल शिफ्ट निकाल लो, इसके बाद देखते हैं। तो लेटरल शिफ्ट क्या है, अब ये देख लो, मान लो ये एक स्लैब है, ठीक है, मान लो ये एक स्लैब है, कोई भी मीडियम का एक स्लैब है, इसको रखा गया है, मान लो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे रखा गया है। तो ये एक स्लैब है, ग्लास स्लैब मान लो, ये एक ग्लास स्लैब है, तो इसको रखा गया है यहाँ पे। अब इसकी लेटरल शिफ्ट क्या है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है। तो मान लो एक रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी, ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी ये थी, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्ट होगा, इस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, इस रे ऑफ लाइट की रिफ्रैक्ट होने के बाद डायरेक्शन चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट इमर्ज होगा, इस मीडियम से ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इमर्ज होगा। इमर्ज कैसे होता है, इमर्ज ऐसे होता है कि ये जो इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल बन जाएगा, ये इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल बन जाएगा। तो इंसिडेंट रे के पैरेलल बन जाता है, ठीक है, इंसिडेंट रे के पैरेलल बन जाता है ये इमर्जेंट रे। ये पैरेलल क्यों नहीं बन रहा, तो बन गया ये इंसिडेंट रे के पैरेलल। यहाँ पे दे दो एक और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे के पैरेलल बन गया, लेकिन देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, इमर्जेंट रे की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और ऐसे जा रहा है, तो इमर्जेंट रे की भी डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है,
लेकिन वेक्टर में पता है डायरेक्शन कैसे सेम होता है, दो वेक्टर्स ले लो, ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर है, दोनों में वेक्टर थोड़े से डिस्टेंस अपार्ट है लेकिन दोनों के डायरेक्शन हम सेम ही बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही है कि दोनों के डायरेक्शन सेम है, दोनों के ये भी ऐसे डायरेक्शन में है, ये भी ऐसे डायरेक्शन में, दोनों के डायरेक्शन सेम है। लेकिन दोनों क्या है, कोलिनियर है क्या, दोनों एक के ऊपर है क्या दूसरा, नहीं, तो ये दोनों रेस थोड़े से डिस्टेंस अपार्ट है, तो थोड़े से डिस्टेंस अपार्ट है। इंसिडेंट रे, तो जब एक रे ऑफ लाइट कोई भी मीडियम में इंसिडेंट होता है, अब इमर्ज होने के बाद उन दोनों रेस के इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के डायरेक्शन सेम होते हैं, लेकिन दोनों कुछ डिस्टेंस अपार्ट रह जाते हैं। जो जितने भी डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस अपार्ट रह जाते हैं, जो इंसिडेंट रे डिस्प्लेस हो जाता है थोड़ा सा दूर, इंसिडेंट रे क्या हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट रे डिस्प्लेस हो गया थोड़ा सा, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। कितना दूर गया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे के रे से कितना दूर डिस्प्लेस हुआ इमर्जेंट रे, उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। यहाँ पे क्या है, ये था इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये इमर्जेंट रे की डायरेक्शन, दोनों कितने डिस्प्लेस हुए, उसको हम इतना ही डिस्प्लेस हुआ दोनों का, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसको हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। तो when a ray of light incident in a medium after emergence, the emergent ray gets displaced through a certain distance from the incident ray. This distance is called the lateral shift. उस इमर्जेंट रे कितना डिस्प्लेस हुआ इंसिडेंट रे से, उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, आई बात समझिए, दोबारा से बोलता हूँ, when a ray of light is incident on a medium, after emergence, the emergent ray gets displaced to a certain distance. The emergent ray gets displaced through a certain distance from the incident ray. This displacement is called lateral shift. कितना दूर गया इंसिडेंट रे से, उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। आई बात समझ में, लेटरल शिफ्ट क्या होता है। अब इस लेटरल शिफ्ट की एक्सप्रेशन हमें निकालनी है, लेटरल शिफ्ट का मैथमेटिकल डेरिवेशंस हमें निकालनी है। तो नाम दे दो, मान लो ये रे ऑफ लाइट ए है, ए से शुरू हुआ, ये इस पॉइंट का नाम दे दो बी, इस पॉइंट का नाम दे दो सी, और इसका नाम दे दो डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे बी सी, और इमर्जेंट रे क्या है, सी डी है। ठीक है, अब इस ग्लास स्लैब का थिकनेस मान लो टी है, स्लैब का थिकनेस मान लो टी है, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो इसको बढ़ा दो थोड़ा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बढ़ा के यहाँ पे टच कराते हैं, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एन। इस पॉइंट को, ये नॉर्मल है तो इसलिए इसको नाम दे दिया एन। तो ये है इंसिडेंट रे आई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो इसलिए ये भी बन जाएगा क्या आर, ये भी बन जाएगा आर, और क्या है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आई, ये बन जाएगा आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये भी होगा क्या आर, ये बन जाएगा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर बन जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हो जाएगा आई। अब देखिए ये आई है, ये आई है, ठीक है, ये एंगल आई है, ये आर है, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल दोनों सेम है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये आई और ये पूरा का पूरा एंगल भी आई होगा। तो पूरा का पूरा, ये देखिए ये एंगल आई है, तो ये पूरा का पूरा एंगल आई ही होगा, ये पूरा का पूरा एंगल आई ही होगा। तो ये आर है, तो इस एंगल को हम क्या नाम दे सकते हैं, इस एंगल को हम नाम दे सकते हैं आई माइनस आर। कैसे, आई माइनस आर, पूरा का पूरा आई है, ये पूरा का पूरा एंगल आई है, ठीक है, इसको दे दिया आर, तो ये क्या बन जाएगा आई माइनस आर। ठीक है, तो ये एंगल बन गया क्या आई माइनस आर, ये एंगल बन जाएगा आई माइनस आर, और इसको हम नाम दे देते हैं सी एफ।
ठीक है। लेटरल शिफ्ट, तो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट कितना हुआ, लेटरल शिफ्ट हुआ अपना CF, CF है अपना लेटरल शिफ्ट। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ AB, एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या R, तो BC है रिफ्लेक्टेड रे। इमर्ज हुआ, इमर्जेंट रे क्या है CD, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी होगा I। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट से थोड़ा सा दूर निकला अपना इमर्जेंट रे, तो इस जितना भी डिस्प्लेस हुआ उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। और ये लेटरल शिफ्ट कितना है, लेटरल शिफ्ट है CF, ये लेटरल शिफ्ट है CF। अब हमें इस लेटरल शिफ्ट CF को ही निकालनी है, लेटरल शिफ्ट CF हमें निकालनी है, ठीक है। CF हम निकाल लेंगे इजीली, काफी इजीली हम CF यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो CF कैसे निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये अगर R है तो ये बन जाएगा I माइनस R, क्योंकि ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल भी I बन जाएगा। ये R है तो ये बन जाएगा I माइनस R। थिकनेस ऑफ दिस स्लैब है T। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं, हमें CF निकालनी है। CF निकालनी है तो हम एक ट्रायंगल लेंगे। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल CBF से हम CF निकाल सकते हैं। ट्रायंगल CBF, इस ट्रायंगल से हम CF को निकाल सकते हैं। तो लिखो फ्रॉम ट्रायंगल CBF, ट्रायंगल CBF से क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल CBF, ट्रायंगल CBF, इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हो, साइन I माइनस R, साइन I माइनस R इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन I माइनस R के बराबर साइन I माइनस R, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा लगा दिया यहाँ पे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो ये अपना I माइनस R एंगल है, तो P यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा CF, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस होगा क्या CN होगा, जो CB होगा अपना हाइपोटेन्यूस, ठीक है। यहाँ पे CB होगा अपना हाइपोटेन्यूस। तो क्या बन जाएगा, साइन I माइनस R बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा P/H, परपेंडिकुलर यहाँ पे CF, हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है CB, हाइपोटेन्यूस है CB, ठीक है, CB हाइपोटेन्यूस है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, CF लेटरल शिफ्ट इक्वल टू, CF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CB साइन I माइनस R, CB साइन I माइनस R, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो CF निकल गया, लेकिन साइन I माइनस है, लेकिन ये CB क्या है, ये CB तो अननोन है। I एंगल ऑफ इंसिडेंस नोन, R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नोन, लेकिन यहाँ पे CB अननोन है, इस CB को भी निकालना पड़ेगा, इस CB को भी निकालना पड़ेगा। CB कैसे निकालोगे, CB निकालेंगे हम ट्रायंगल, इस ट्रायंगल CBN से, ट्रायंगल CBN, ये ट्रायंगल से हम CB निकालेंगे। तो लिखो फ्रॉम ट्रायंगल CBN, ट्रायंगल CBN से क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल CBN से क्या लिख सकते हो, CBN से क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो cos R इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, cos R इक्वल टू, cos थीटा क्या पता है तुम्हें, cos थीटा इक्वल टू B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये R है, ये एंगल R है, cos R निकालनी है ट्रायंगल CBN से, तो ये R है, ये एंगल है, तो बेस क्या होगा, बेस होगा यहाँ पे CN, तो cos थीटा इक्वल टू B/H, बेस होगा यहाँ पे CN, हाइपोटेन्यूस क्या है इसका, हाइपोटेन्यूस है इसका CB, तो CN बाई CB, ये मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जिसका अच्छा है वो इजीली समझ जाएगा। तो ट्रायंगल CBN में क्या होगा, cos R इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है CN है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है CB है, ठीक है, CN बाय CB। अब देख लो CB निकल जाएगा यहाँ से, तो CB इक्वल टू क्या लिख सकते हो, CB इक्वल टू CN बाय cos R, CN बाय cos R, ठीक है, इम्प्लाइज CB इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 बाई cos R को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos R को हम लिख सकते हैं sec R, तो इसको हम लिख सकते हैं CN sec R, CN sec R। अब CN क्या है, CN थिकनेस ऑफ द स्लैब, CN क्या है, थिकनेस, ये थिकनेस किसके बराबर है, T के बराबर है,
Cn क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, जो कि है T के बराबर। तो Cn की जगह पर हम लिख सकते हैं T। तो Cb बन गया क्या, Cb बन गया Cb इक्वल टू T सेकर, T सेकर, Cb बन गया T सेकर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब 1 और 2 को यूज करो, तो Cb को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 पे। तो यूजिंग 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम 1 एंड 2 ये लिखा जा सकता है CF इक्वल टू CB की जगह क्या लिखोगे, CB की जगह लिखोगे T सेकर इंटू साइन आई माइनस आर, इंटू साइन आई माइनस आर। ये हुआ लेटरल शिफ्ट की एक्सप्रेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट। This is the expression for lateral shift। lateral shift की एक्सप्रेशन ये है। This is the expression for lateral shift। टाइम हुआ 31 मिनट्स। तो कैसे निकालोगे लेटरल शिफ्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्लास स्लैब कंसीडर करोगे, उसको रखोगे कोई भी मीडियम पे रखने के बाद क्या होगा, इंसिडेंट रे ये है, ये रे रिफ्लेक्ट होगा, ये रे इमर्ज होगा, ठीक है। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होता है आफ्टर इमर्जेंस, the emergent ray will get displaced a distance from the incident ray। emergent ray थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, जितना भी डिस्प्लेस हुआ उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। कितना डिस्प्लेस हुआ इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से, उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इस लेटरल शिफ्ट क्या है यहाँ पे, लेटरल शिफ्ट यहाँ पे है CF। इस CF को हमें निकालना है। CF निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। फर्स्ट कौन सा ट्राइंगल था, फर्स्ट ट्राइंगल था ट्राइंगल BCF, ट्राइंगल BCF। इस ट्राइंगल से हम साइन आई माइनस आर निकालेंगे, साइन आई माइनस आर से निकल जाएगा CF, आ जाएगा CB। तो अब इस CB को कैसे निकालोगे, CB को निकालोगे ट्राइंगल BCN से, ट्राइंगल BCN से निकालोगे, BCN से कोसाइन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा, ये CB निकल के आ जाएगा। CB निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो CF इक्वल टू बन जाएगा T सेकार इंटू साइन आई माइनस आर, T सेकार इंटू साइन आई माइनस आर। ये रट जाना चाहिए, ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।